हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी 2003 का जो पेपर है हिस्ट्री का उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, कवि बाण किस स्थान का रहने वाला था? तो हाँ, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शाहाबाद। शाहाबाद में ये रहने वाले थे। शाहाबाद अपने भाइयों के द्वारा हर्षवर्धन जानने की इच्छा, मतलब हर्षवर्धन के बारे, मतलब हर्षवृत्त यानी हर्ष के बारे में लिखा गया वृतांत। तो हर्षवृत्त जानने की इच्छा व्यक्त करने पर महाकवि बाण ने हर्षचरित लिखा, जो कुछ 8 उच्छ्वासों यानी अध्यायों में विभक्त है। प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी। द्वितीय उच्छ्वास के अनुसार बाण शाहाबाद के प्रीतिकोट नामक गांव के रहने वाले थे। इसी खंड में उसके हर्ष के निकट पहुंचने तथा सान्निध्य में आने का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था। तो किसको हराकर अधिकार प्राप्त किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा सिकंदर शाह को हराकर 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार करा था। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। उसने अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर्य ने किया था। अफगान बुरी तरह से पराजित हुए और इस प्रकार सरहिंद की विजय ने हुमायूं को दिल्ली और आगरा का ताज पुनः प्रदान किया था। अगला है, हाँ, तो यहाँ पर एक बात और यहाँ पर कि पहली बार जब शेरशाह सूरी ने हराया था तो हुमायूं क्या है, यहाँ से चले जाते हैं और फिर जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और फिर दिल्ली पर कौन हो जाते हैं, सिकंदर शाह सूर। तो फिर ये दोबारा से आक्रमण करते हैं और फिर दिल्ली इनको प्राप्त होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग ने ही पिंडारियों और पठानों का दमन किया था। पिंडारियों और पठानों के दमन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग और कर्नल थॉमस हिल लोप को दिया जाता है। पिंडारी मूलतः एक लुटेरे दल का था। लुटेरों मतलब बहुत सारे लुटेरे, वही दल था जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही सम्मिलित थे। चीतू वासिल मोहम्मद, अमीर खां एवं करीम खां इनके प्रमुख नेता थे। सैनिक प्रयासों के पश्चात 1824 तक पिंडारियों का क्या हो गया था? बिल्कुल सफाया हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के, यानी सोहन, लाला हरदयाल, मोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल के प्रयासों, मतलब लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना 2 व्यक्ति हैं जिनके प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारत के ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना जो ध्येय है वो घोषित किया था? तो आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। व्याख्या देखते हैं इसकी। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस बीच ब्रिटिश भारतीय सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस द्वारा निर्धारित 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई। कांग्रेस ने अब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपना लिया और कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन उपयुक्त समय पर आरंभ कर दे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
ने पटना नगर की स्थापना की थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने आधुनिक पटना नगर की स्थापना की थी। इसका जो श्रेय है शेरशाह सूरी को दिया जाता है, जहां उसने अपने सराय व दुर्गों की स्थापना कराई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने वर्तमान दिल्ली में यमुना नदी के किनारे 1639 में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी। यहाँ उसने लाल किला का निर्माण कराया। इसमें रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास बहुत प्रसिद्ध इमारतें हैं। इसमें दीवाने खास सबसे अधिक अलंकृत हैं। लाल किला के सामने ही 1658 में लाल पत्थर की जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो जामा मस्जिद वो जो लाल किला है ये बहुत काफ़ी पास में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने शासन काल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर। जहांगीर जो है इनके शासन काल में ही मेवाड़ ने मुगलों की स्वाधीनता क्या है स्वीकार की थी। व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर के शासन काल में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह राज्य कर रहा था। अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, अतः अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए जहांगीर ने 1606 में से लेकर 1614 तक अनेक अभियान किए। अंत में 1614 में खुर्रम के अधीन मुगल सेना को सफलता मिली और मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। राणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि हुई। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया था? तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। व्याख्या देखते हैं। खुसरो की सहायता करने के अपराध में जहांगीर ने अर्जुन देव की संपत्ति का अपहरण कर लिया और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया। गुरु ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या हुआ, उनको मृत्युदंड दिया गया। जहांगीर का यह कार्य राजनीतिक दृष्टि से विवेक शून्य था, क्योंकि उसने सिख मुगल राज के कट्टर, इससे क्या हो गए, जो सिख है वो मुगल राज के कट्टर शत्रु बन गए। अगला है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो यहाँ पर अकबर नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा औरंगजेब। औरंगजेब जो है शामूगढ़ की विजय के बाद आगरा तथा शामूगढ़ की विजय के बाद आगरा अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक कराया। फिर अबुल जफर आलमगीर की उपाधि धारण की, परंतु खजवा और देवराई के युद्ध में क्रमशः सुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः उसने विधिवत राज्याभिषेक 5 जून 1659 को संपन्न कराया। मुजफ्फर मुइउद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, तो ये उसका पूरा नाम था, मुजफ्फर मुइउद्दीन औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, कि ये पदवी धारण करके फिर वो क्या बन जाते हैं, सम्राट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय सिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो राणा की उपाधि जो है आंसर हो जाएगा हमारा औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब एक कट्टर साम्राज्यवादी शासक था। वो है राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता को समाप्त कर उन्हें मुगल साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। इसी क्रम में उसका मारवाड़ के साथ साथ आमेर के जयसिंह से भी संघर्ष हुआ। लंबे संघर्ष के पश्चात औरंगजेब ने 1681 में मेवाड़ के जयसिंह से संधि कर ली और फिर उनको क्या है, जयसिंह को मेवाड़ का राणा स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा चूड़ामन ने स्थापना की थी भरतपुर राज्य की। औरंगजेब के समय ही 1700 ईस्वी में जाट नेता चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। थीम नामक स्थान पर
सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कर मुगलों की शक्ति को चुनौती दी। 1721 में आगरा के सूबेदार जय सिंह द्वितीय से पराजित हुए। कालांतर में चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली और चूड़ामन के बाद उनके भतीजे बदन सिंह को जाटों का नेतृत्व संभाल लिया उन्होंने। अगला है मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है? तो आंसर हो जाएगा एतमाद दौला का मकबरा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। जहांगीर के काल में ही महत्वपूर्ण इमारतों में से एतमाद दौला का मकबरा महत्वपूर्ण है, जो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने ईरानी शैली के आधार पर 1626 में कराया था। यह मुगल काल की प्रथम इमारत है जो पूर्णतया संगमरमर से बनी है और इसमें अनेक कीमती पत्थर जड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो राय रायन की उपाधि दी थी रामचंद्र देव को दी थी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र पर हुआ था। अलाउद्दीन के समय द्वितीय देवगिरी अभियान के पश्चात रामचंद्र देव व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित हुए। अलाउद्दीन ने उसे राय रायन की उपाधि, पदवी और चंदोवा देकर सम्मानित किया। उससे 1 लाख रुपए सोने के टंके दिए और नवसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जिस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध है वह है क्या है? तो चरमपंथ है। 3rd ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उदारवादी विचारधारा यानी उग्रवादी विचारधारा को बोलते चरमपंथ का उदय होता है, आविर्भाव होता है। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंदो घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जहां उदारवादी दल के नेता ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक शासन चाहते थे, वहीं उग्रवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन का अंत करके ही हम स्वराज अथवा स्वशासन प्राप्त कर सकते हैं। ये नेता अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन एवं आत्म बलिदान में विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है वो है यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध है। तो 1857 की क्रांति का जो प्राकृतिक स्वरूप है अधिक तर्कसंगत लगता है, तो ये 2nd है। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। अगला देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा चंपारण सत्याग्रह। और इसी के बाद फिर उनके जो आंदोलन है धीरे धीरे राष्ट्रीय होते गए और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है 1917 में बिहार के चंपारण जिले से किया, जहाँ नील के खेतों का काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी जमीन से कम 3/20 पर क्या है नील की खेती करना अनिवार्य था। उन मालिकों द्वारा तय दामों पर ही बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। चंपारण के कृषक राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया और इस प्रकार 3 कठिया प्रणाली समाप्त हुई और यूरोपीय नेहले किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में 25% राशि वापस करने के लिए राजी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का संगठन स्थापना कहाँ हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। ये ऑप्शन सही है। भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने ज्ञानी प्रीतम और मेजर फूजीहारा के सहयोग से, तो भारतीय सेना के कैप्टन है मोहन सिंह और मोहन सिंह ने ज्ञानी प्रीतम
और मेजर फूजीहारा के सहयोग से सितंबर 1942 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस सेना में 40,000 भारतीय सैनिक जो जापान के युद्धबंदी थे शामिल थे। उसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वतंत्रता संघर्ष था। अगला है बीडी सावरकर किससे संबंधित है? तो बीडी सावरकर जो है वो अभिनव भारत से संबंधित है। अभिनव भारत से संबंधित बीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य गोपनीय तरीके से क्रांतिकारी कार्यों द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके लिए अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापर को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित काल घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत वो हो जाएगा 1904 का। युगांतर जो है युगांतर पार्टी जो है 1906 और अनुशीलन समिति जो है 1907 और गदर पार्टी जो है वो है 1913। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल जो है रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगपुर जो है वो मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर नामक स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। क्रमानुसार इसकी खोज 1931 में MS वत्से तथा 1953 में RSR राव ने की। यहाँ सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था में दर्शन होते हैं। अगला देखते हैं, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो सभा और समिति जो है वो पर यहाँ पर वैदिक युग तो विदत जो है, फोर्थ ऑप्शन विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी जिसे जनसभा भी कहा जाता है। इस संस्था का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। अगला देखते हैं, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो सांख्य जो है वो दार्शनिक संप्रदाय है। यहाँ पर भागवत धर्म सांख्य योग संप्रदाय से संबंधित था। इसमें वेदांत, संख्या तथा योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्वों का समन्वय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? तो सेंड्रोकोटस कहा गया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रैबो, जस्टिन, प्लूटो आदि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स नामक ब्रिटिश विद्वान ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीताध्यक्ष किस विभाग से संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहा जाता था। दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से राजकीय भूमि पर खेती करवाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो कला का प्रमुख केंद्र हो जाएगा हमारा सारनाथ। सारनाथ राइट ऑप्शन है ए। गुप्त काल में सारनाथ स्तूप निर्माण तथा मूर्ति निर्माण कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सारनाथ का धमेक स्तूप और बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में निर्मित मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। धमेक स्तूप जो है 128 फुट ऊंचा है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है। बुद्ध मूर्तियां अभय, वाद, ध्यान, भूमि स्पर्श, चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन आदि मुद्राओं में है। अगला क्वेश्चन है, बृहद संहिता की रचना किसने की थी? तो बृहद संहिता की रचना बराहमिहिर ने की थी।
प्रमुख ज्योतिषाचार्य बारहमिहिर जो है गुप्त युगीन एक महत्वपूर्ण विभूति थे। उन्होंने बृहद संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका आदि ग्रंथों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में अद्वैत काल की अनुभूति हुई थी। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसमें वैदिक चिंतन का चरमोत्कर्ष मिलता है। इसका मुख्य प्रतिपाद ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान है। उपनिषदों का प्रमुख सिद्धांत जो है प्रत्यवादी अद्वैतवाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संस्कृति की अवधारणा आधारशिला क्या है? आधारशिला हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद साहित्य जिसमें प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधी विशेषताओं का विशद विवेचन है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो ईश्वर के प्रति जो विचार था, ईश्वर में अविश्वास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले नास्तिक आचार्यों में महावीर स्वामी का नाम महत्वपूर्ण है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। उनके अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य जो है केवल यानी मोक्ष की प्राप्ति है। अगला है खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? तो खरोष्ठी लिपि का उदय जो है वो हुआ है बुद्ध काल में। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि का उद्भव ईरानी लिपि से हुआ है और ईरानी शासकों का काल 5वीं सदी ईसा पूर्व है, अतः वे बुद्ध के समकालीन थे। परंतु भारत में इस लिपि का पहला प्रयोग अशोक के अभिलेखों से हुआ, जो मूलतः पश्चिमोत्तर भारत में स्थित है। अगला देखते हैं अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या थी? हमारा राज्य एवं शासन नीति ग्रंथ है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र मूलतः राज्य एवं शासन संबंधी नीति ग्रंथ है जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित कौटिल्य विष्णुगुप्त ने की थी। यह ग्रंथ हिंदू राज्य शासन की ऊपर लिखित प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। इसमें श्लोक की संख्या जो है 4000 बताई गई है। इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है श्याम शास्त्री नामक विद्वान को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित? तो महानता जो है उनकी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चोल संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी शासन व्यवस्था है। चोल सम्राटों ने एक विशेष शासन व्यवस्था का निर्माण किया था जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता भी था। उत्कृष्ट केंद्रीय प्रशासन के अलावा उन्होंने असाधारण शक्ति तथा क्षमता से युक्त स्थानीय स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं का निर्माण किया, जिसकी विदेशियों ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए लघु गणराज्य की संज्ञा दी। परंतक प्रथम ने 919 ईस्वी से 929 ईस्वी के 2 लेखों से उर सभा, महासभा तथा नगरम नामक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चले गए थे। उस जैन साधु यानी जैन मुनि का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा हमारा भद्रबाहु। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, भद्रबाहु था। व्याख्या देखते हैं जैन परंपरा अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गए और भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण आकार पड़ा था। उससे पहले तो स्थिति से निपटने की कोशिश की परंतु असफल हो गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर में तपस्या करने चले गए और वहाँ 298 ईसा पूर्व में लगभग उन्होंने क्या है जैन विधि यानी संलेखना उपवास पद्धति से अपने प्राण त्याग देना ही संलेखना विधि कहलाती है। तो उसके द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, जीवन का उत्संग मतलब जीवन अपना समाप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया
था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अहमदाबाद नगर के मलिक अंबर जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है। मुगलों के दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमद नगर का योग्य वजीर मलिक अंबर था, जो मूलतः एक अबिसिनियाई दास था, परंतु अपनी योग्यता से वजीर बना। मुगलों से युद्ध करने के लिए उसने मराठों की बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षित किया। यही छापामार युद्ध पद्धति कालांतर में शिवाजी के नेतृत्व में सफलता का पर्याय बनी। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था? तो पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया था, तो आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि राजा जयसिंह ने 1663 में शाइस्ता खां की पराजय के पश्चात औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाया और शिवाजी के दमन के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया था और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि के लिए विवश किया। उस समय मुगल तोपची के रूप में मनुची भी वहां पर उपस्थित थे और संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी को अपना 35 किलो में से 23 किले किसको देने पड़े? मुगल को देने पड़े थे। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो राजधानी उन्होंने दिल्ली बनाई नहीं थी, लाहौर थी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक ने हमेशा अर्थात 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से ही शासन का संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात सुल्तान इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली में हस्तांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था? तो किस सुल्तान ने? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लोकप्रिय शासन की समाप्ति के पश्चात उलेमाओं के समर्थन से फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। उसने मजहबी उत्साह या धर्मनिष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए एवं उलेमाओं को प्रसन्न रखने के लिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, इस्लाम शाह। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका द्वितीय पुत्र जलाल खां सुल्तान इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने 1545 को 1553 तक शासन किया। वह उग्र स्वभाव का व्यक्ति था तथा उसने अमीरों के साथ क्रूर एवं उद्दंड व्यवहार किया। फलतः देश में असंतोष एवं विद्रोह की भावना बढ़ने लगी तथा सूर साम्राज्य का पतन क्या हो गया? शुरू हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजाराम में शानदार सासाराम ना कि राजाराम, सासाराम में शानदार मकबरा बनवाया? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह का मकबरा यहाँ पर बना है। एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्वकालीन स्थापित्य शैली की पराकाष्ठा एवं तथा नवीन शैली की प्रारंभ का घोतक माना जाता है। इसका मकबरा झील के मध्य स्थित है, जिसे कनिंघम महोदय ने ताजमहल से भी सुंदर कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि यहाँ पर राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, प्राचीन भारत की शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। हेंगसांग के अनुसार इसका संस्थापक शाकादित्य यानी कुमारदित्य था। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का अध्ययन केंद्र था। हर्ष के काल में 100 ग्राम दान से इसका खर्च चलता था। प्रारंभ में पालों ने संरक्षण दिया, परंतु 20वीं सदी के पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना आरंभ किया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा। इस प्रकार राजकीय संरक्षण के अभाव तथा विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के फलस्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पृथक होकर अलग हो गया था?
तो आंसर हो जाएगा 1936 में बंगाल प्रेसिडेंसी जो है बिहार से बिहार 1936 में अलग हो गया था, यानी बिहार जो प्रेसिडेंसी है उससे बिहार अलग हुआ था 1936 में। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध बढ़ते आंदोलन को कम करने के लिए तथा भारतीय रंगमंच पर शांति स्थापित करने के लिए 1911 में ब्रिटिश शासन को विभाजन करना पड़ा, मतलब बंगाल का विभाजन करना पड़ा। बंगाल भाषी क्षेत्र को एक प्रांत बना दिया गया और बिहार उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया। कालांतर में 1936 में बिहार उड़ीसा को दो पृथक प्रांत बना दिए गए। तो बस ये 43 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, तो 42 होंगे क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो कॉमन होता है। 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको चुनना पड़ता है कौन सा आंसर करना है। उसके बाद आपको 42 हिस्ट्री के और फिर इतने ही आपको पॉलिटिकल या सिविक्स या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये हिस्ट्री के सिर्फ इतने ही हैं जो कि इसमें कंप्लीट कराए हैं। अब अगले उसके देखते हैं पेपर हिस्ट्री का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।